अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फैसल बशीर, आपको वेलकम करता हूं आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट नोयत का है क्योंकि आज हम इसमें एक बहुत बड़ी सियासी गलती की बात करें जो खान साहब ने ऑलरेडी कर दी है, और ये सियासी गलती बहुत बड़ी सियासी गलती साबित हो सकती है। और हम ये भी जिक्र करेंगे कि ये सियासी गलती जो है ये किस तौर पे आज के दौर में नुकसानदेह और आने वाले टाइम के लिए भी है। और ये वो गलती है जिसका मैं ऑलरेडी पहले भी इजहार कर चुका हूँ अपने उस टाइम के व्लॉग में जब ये सियासी गलती हुई थी। तो दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती हो गई है। और ये गलती कैसे ठीक होती है ये तो मैंने वाला वक्त ही बताएगा। तो खान साहब की बात है, ये गलती सियासी तौर पे क्या है कि जैसे उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उन्होंने एक फ़ैसला लिया था इसके बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर नाउ अगर आपने एपी टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो बात ये है कि खान साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई और उनके खिलाफ जो तहरीक एतमाद कामयाब हो गई और वो चले गए पार्लियामेंट से, तो उन्होंने आते ही जो सबसे बड़ा एक फ़ैसला किया वो पार्लियामेंट से अपनी पार्टी समेत रिज़ाइन करने का था। तो ये वो बहुत बड़ी सियासी गलती थी, इसका खमियाजा उन्हें अब तक तो नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन अब वो शुरू हो रहा है उसके इफेक्ट्स। और उस टाइम में बहुत लोग ये कहते हैं खान साहब ने एक बहुत बड़ी सियासी गलती कर दी। तो आपको याद दिलाता चलूँ कि ये सियासी गलती की उनकी पहली सियासी गलती नहीं है, वो इससे पहले भी बेशतर औकात इस तरह की गलतियाँ कर चुके हुए हैं। और यही गलती वो एक दफ़ा 2008 में भी कर चुके हुए हैं जब इलेक्शन से बाइकआउट करने की बात आई थी और नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने पार्टी ने एग्री किया था इनके साथ कि वो भी बाइकआउट करेंगे। लेकिन वो चूँकि पुराने सियासतदान हैं, वो सियासत के रमूज़ और अवकाफ को बहरहाल समझते हैं कि बाइकआउट करना कभी किसी मसले का हल नहीं है, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट से। क्योंकि पार्लियामेंट है तो आपके पास एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है और आपके पास कुछ उसमें पावर्स भी हैं और कुछ आपके पास लोग भी हैं। तो आप वहाँ पे इस फोरम से बहरहाल बहुत हद तक सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो खान साहब को ये बात 2008 के बाद 2022 में भी समझ नहीं आई कि ये फोरम उन्हें बहरहाल नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इस फोरम को छोड़ने के उनके नुकसान क्या क्या हैं और क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपको मैं याद दिला चलूँ कि इमरान खान साहब ने जैसे ही अपना हल्फ उठा के पार्लियामेंट में आए थे, अपनी पहली स्पीच की थी, तो अपोजिशन ने उनका बड़ा भरपूर उनके खिलाफ एक मज़ामत की थी और उनको पहला खिताब तक भी नहीं करने दिया था, जिसे इमरान खान साहब ने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि मैं आपको रुलाऊंगा। तो बात ये है कि ये वो फोरम था जब यहाँ से स्टार्ट हुआ और खान साहब बात नहीं कर सके। और वो बहुत दफ़ा कह चुके कि मैं इस फोरम को एक मौसर फोरम बनाना चाहता था, लेकिन अपोजिशन ने मुझे पार्लियामेंट को चलाने ही नहीं दिया, स्पीकर को चलाने नहीं दिया, बाइकआउट किया, वॉकआउट किया, या इस तरह के वहाँ पे रिएक्शंस देते थे तकरीरों में और कवानीन में कि पार्लियामेंट को अमली तौर पे नहीं चलने दिया। तो खान साहब को दो बातें सीखनी चाहिए थी। पहली बात तो ये कि 2008 में जब आपने बाइकआउट किया और इलेक्शंस भी हो गए, तो आपके बाइकआउट करने का क्या नुकसान हुआ या क्या फ़ायदा हुआ। आपको तो नुकसान हुआ कि आपकी आवाज़ दब गई, लेकिन बाकी पार्टियों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, अपोजिशन भी की, हुकूमत वाले हुकूमत में चले गए, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। और यही गलती आपने दोबारा 2022 में दोहराई अपने एक स्टॉन्स पे नैरेटिव में, जो कि बहरहाल ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा आप समझिए कि मौसर हो सकता था। अगर वो पार्लियामेंट में रहते तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो सड़कों पे भी जाते, वो जलसे भी करते और वो इसके अलावा पार्लियामेंट के फोरम को भी इस्तेमाल करते। तो उससे होता क्या कि दोनों तरफ से प्रेशर रहता, तो यकीनन कोई गलती करती मौजूदा जो हुकूमत है और वो अपना जो जगह बनाना चाहते थे वो जगह भी बना लेते और अपने आदाफ भी वहाँ से वो हासिल कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने ये लूज़ किया। दूसरा नुकसान वो क्या हुआ जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, अहम तकर्रियाँ जो कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करते हैं, जिसमें मेनली जो बड़ी तकर्री है वो चेयरमैन नैब की है, जिसमें दोनों की मुशावरत बहुत ज़रूरी होती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मेम्बरान है जो कि अभी तक वेकेंट पोजीशन थी उनको फिल भी करना था, तो वो भी अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के करते हैं। तो इस सूरत में भी उनके पास पूरी एक तरीक़ाकार था कि सही और ट्रांसपेरेंट आदमी लेके आते हैं उसमें। बहरहाल उन्होंने ये मौका भी ज़ाया किया। ये अहम तकरीरों से भी वो जो है उनको हाथ धोने पड़ेंगे। अब हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं वो राजा रियाज साहब हैं, और वो मेरी लास्ट वीडियो आप देखिए तो उसमें वो बता चुके हुए हैं कि वो फ्यूचर में 2023 में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून से। तो भला वो क्या मज़ामत करेंगे और क्या अपोजिशन करेंगे, और ना उनके पास ऐसी सलाहियत है कि वो अपोजिशन कर सकें। तो यहाँ से भी खान साहब गए। इसके अलावा जो बड़ा पॉलिटिकल आप समझें कि स्कोरिंग हो सकती थी और माइलेज गेन कर सकते थे वहाँ पर रह के एक तगड़ी अपोजिशन करके, वो कैसे कि जैसे उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, खान साहब पार्लियामेंट के अंदर होते, ये भी पार्लियामेंट को ना चलने देते। ये भी जो मर्जी के वो बिल लाना चाहते हैं, मर्जी के कवानीन तब्दील लाना चाहते हैं, मजामत करके, बाइकआउट करके, उनका रास्ता रोक के ये वहाँ पे उनकी रुकावट पैदा कर सकते थे, जैसा कि
ان کے بڑے نمبر کے سامنے اپوزیشن بھی رکاوٹ جاری رکھی اور خان صاحب کو فعال نہیں ہونے دیا. وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت سے پلانس تھے, بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں کر سکتا تھا, لیکن مجھے بہرحال نہیں کرنے دی. تو یہ آپ کے پاس ایک سیدھا سادہ سا ایک فارمولہ تھا کہ آپ بھی پارلیمنٹ میں رہتے اور آپ اسی راستے پہ چلتے جس پہ لاسٹ ٹائم اپوزیشن چل کے گورنمنٹ تک پہنچی ہے, تو آپ بھی اپوزیشن کے راستے پہ چل کے آپ حکومت تک پہنچ سکتے تھے. لیکن تھوڑا دل بڑا کرنے کی ضرورت تھی اور تھوڑا سا چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت تھی, اور یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا اور آنے والے انتخابات شاید یقینی طور پہ زیادہ قریب ہو جاتے. خیر خان صاحب اس نے بھی لوز کیا. ایک اور بڑا سیاسی نقصان جو خان صاحب اپنے لیے کھڑا کرتے ہیں وہ سیاست دانوں سے نہ سیکھنے کا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پرانے کھلاڑی ہیں, جو منجے ہوئے سیاست دان ہیں, وہ ہر پارٹی میں موجود ہیں. وہ پیپلز پارٹی میں آپ کو بڑے پرانے چہرے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے 6 دفعہ 8 دفعہ پارلیمنٹ کی راہ دیکھی ہے, ان کو سارے راستے سارے طریقے پتہ ہیں. آپ کو PMLN میں بھی نظر آتے ہیں, JUF میں بھی نظر آتے ہیں, MQM میں بھی نظر آتے ہیں. الغرض ساری پارٹیوں میں آپ کو بڑے تجربہ کار لوگ نظر آتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سارے نئے لوگ ہی ہیں, ان کے پاس بھی بڑے پرانے سیاستدان شامل ہیں, جن میں پرویز خٹک صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور ایسے بڑے بڑے نام ہیں ان کی پارٹی میں جو کہ سیاسی طور پہ بڑے تگڑے ہیں اور خان صاحب کو بڑے فائدے پہنچا بھی سکتے ہیں اور خان صاحب ہونے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان لوگوں کی بات کو وہ وزن نہیں دیتے جو کہ اس میدان کے کھلاڑی ہیں, وہ تجربہ کار ہیں. جیسے پرویز خٹک صاحب ہیں اور شاہ محمود صاحب ہیں اور کچھ اور بھی سینئر قیادت تھی PTI کی جنہوں نے منع کیا تھا کہ ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے. لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ ایک بہرحال ٹائمنگ کے لحاظ سے وہ خود بھی کہہ چکے ہیں صحیح فیصلہ نہیں تھا لانگ مارچ کرنے کا, یہ دباؤ بنائے رکھنے کا ٹائم تھا اور وہ دباؤ بنائے رکھتے تو وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے تجربے سے نہیں سیکھا, تو ابھی بھی وقت ہے کہ وہ تجربے سے سیکھیں, ان لوگوں کو کمانڈ دیں کہ سیاسی طور پہ کیسے بساط بچھانی ہے اور کیسے پتے چلنے ہیں اور کیسے جو مورے ہیں ان کو آگے پیچھے کرنا ہے اور مزے کے رزلٹس لینے ہیں. دوسری بات یہ ہے اگر خان صاحب کو ابھی بھی پارلیمنٹ واپس جانا پڑتا ہے تو سیاست میں سبھی پاسبلٹی ہے, چاہے ان کو لوگ کہیں گے انہوں نے یو ٹرن لے لیا, یا وہ کہیں گے کہ یہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے, میڈیا بھی بڑی بڑی باتیں کرے گا, لیکن وسیع تر مفاد میں میرے خیال میں ان کو پارلیمنٹ میں ابھی بھی چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے جو فیوچر میں جو ان کو فائدے ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی اور آنے والی حکومت کے لیے, ان سے وہ بہرحال فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب تو دیکھیں سیاسی طور پہ کیا وہ کوئی نئے فیصلے کرتے ہیں یا انہیں پہ کام رہتے ہیں. تو اپنے چینل FB ٹاکس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے کمنٹس کے سے اپنے اس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب تک اتنا ہی, ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو.